Good morning to all. Today I will discuss about pleural effusion, which is taken from the subject Medical Surgical Nursing 1, and the unit is respiratory disorder. So what is the pleural effusion, and what is the etiology, what is the sign and symptoms, and what is the management of pleural effusion. आज हम pleural effusion के बारे में डिस्कस करेंगे. So what is the definition of the pleural effusion? The definition is abnormal accumulation of fluid within the pleural space between the parietal and visceral pleura covering the lungs, known as pleural effusion. It means कि जो pleural effusion होता है तो ये एक प्रकार का एबनॉर्मल accumulation है फ्लूइड का. तो फ्लूइड का एबनॉर्मल अकोमोडेशन जो होता है ये कहाँ पे होता है? विद इन द प्लूरल स्पेस, यानी जो प्लूरल स्पेस होता है. प्लूरल स्पेस कहाँ होता है? पेराइटल एंड विसरल जो प्लूरल लेयर्स होती हैं इनके बीच में प्लूरल स्पेस होता है. उस प्लूरल स्पेस पे यानी फ्लूइड का भर जाना या फिर इन्फेक्शन हो जाना, यानी वहाँ पे फ्लूइड का प्रेजेंट होना प्लूरल एफ्यूज़न कहलाता है. और ये जो पेराइटल प्लूरा होती है, विसलर प्लूरा, तो ये कवरिंग लेयर्स होती हैं लंग्स की, इसी के बीच में स्पेस होता है. तो वो एक प्रकार का एबनॉर्मल जो फ्लूइड का अकोमोडेशन हो जाता है, तो उसको हम प्लूरल एफ्यूज़न की कंडीशंस कहते हैं. सो व्हाट आर द ईटियोलॉजी ऑफ द प्लूरल एफ्यूज़न? ईटियोलॉजी क्या क्या होते हैं और इसमें मीन्स की क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. Abnormal accumulation of the fluid within the pleural space between the parietal and visceral pleura covering the lungs. It means कि अगर हम डिस्कस करेंगे तो ईटियोलॉजी में जब किसी भी प्रकार का जो फ्लूइड होता है जो एबनॉर्मल तरीके से हमारा जो प्लूरल स्पेस होता है उसमें इकट्ठा होने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल एफ्यूज़न की कंडीशंस बोलते हैं. द फ्लूइड में भी सीरस फ्लूइड, ये जो फ्लूइड होता है वो सीरस फ्लूइड भी हो सकता है. ब्लड हीमोरैक्स और पस एम्फाइमा, यानी पस भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, और सीरस फ्लूइड यानी जो सीरस फ्लूइड होता है नॉर्मल वो भी हो सकता है. तो इनमें से कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं जो कि हमारे लंग्स में डेवलप हो जाए. Fluid buildup when the development of the fluid exceed to the body ability to the remove the fluid. It means कि फ्लूइड तभी इस प्लूरल स्पेस में डेवलप होता है जब हमारी बॉडी जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको रिमूव करने में कुछ प्रॉब्लम होती है. इट मीन्स कि हमारी जो बॉडी है एक्सेस फ्लूइड को रिमूव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो फ्लूइड क्या होता है लंग्स के जो स्पेस होते हैं उसमें बिल्डअप होने लगता है. नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है? एक्सेस फ्लूइड इनहैबिट फुल एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, यानी जो एक्सेस फ्लूइड होता है जो ज़्यादा फ्लूइड अगर भर जाता है तो उसकी कंडीशन में क्या होता है? जो हमारे लंग्स का एक्सपेंसन होता है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में लंग्स को जो पूरी तरीके से जितना एक्सपैंड होना चाहिए तो वो जो कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है. अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लूइड बिल्डअप विल डिस्प्लेस द लंग्स टिश्यू, यानी अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड होगा जो अगर बिल्डअप हो जाएगा तो सीवियर चेस्ट पेन तो होगा ही होगा. देन आफ्टर क्या होता है कि हमारा जो लंग्स होते हैं ना, तो लंग्स के टिश्यू को भी ये डिस्प्लेस करने का काम करता है. कंप्रोमाइजिंग एयर एक्सचेंज ऑफ द एरिया, यानी जो हमारा एयर का जो एक्सचेंज वाला एरिया होता है उसको भी ये कंप्रेस करने लगता है. और देन आफ्टर इसमें कुछ भी जो गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं. एज फ्लूइड बिल्डअप एंड टेक द प्लेस ऑफ द लंग टिश्यू इट में पस द कोलैप्सिंग लंग्स पास द मिडिल ऑफ द चेस्ट. इट मीन्स कि अगर ये एक्सेसिव मात्रा में बहुत ज़्यादा अगर ये फ्लूइड लगातार बढ़ता रहता है तो ये लंग्स को जो कोलैप्स करने की कंडीशंस हैं, तो ये कोलैप्स के कंडीशन में भी यानी जो इसका कॉम्प्लिकेशन है हो सकता है.
This displays the central structures compromising the air exchange of the other lungs as well. It means कि ये जो भी हमारा लंग्स का जो टिश्यूज़ का डिस्प्लेसमेंट होता है फ्लूइड एक्स्ट्रा या फिर बहुत ज़्यादा होने की वजह से, तो ये जो हमारे सेंट्रल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं लंग्स के, जो कि मेनली गैस एक्सचेंज या फिर एयर एक्सचेंज जो होता है उसको एक प्रकार से कंप्रोमाइजिंग करने लगता है, यानी कंप्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से जो यानी गैस एक्सचेंज की प्रोसेस पूरी तरीके से डिस्टर्ब होने लगती है। कॉजेस ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन आज वराई एंड इंक्लूड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इट मीन्स कि ये कई प्रकार के इसका जो कॉजेटिव एजेंट होते हैं या फिर जो हमारा कारण होते हैं वो कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है, रीनल फेलियर, किडनी भी हो सकता है, और मैलिग्नेंसी की वजह से भी ये फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है, एरिथ्रोमेटोसिस की वजह से भी ये जो फ्लूइड बिल्डअप है एक्सेसिव मात्रा में हो सकता है, पल्मोनरी इन्फ्रैक्शन की वजह से भी ये फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है, इन्फेक्शंस की कंडीशंस होती हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, यानी इंजरी हो जाए उसकी वजह से। इट कैन ऑल्सो अकर एज पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, एंड किसी प्रकार का ऑपरेशंस हुआ है यानी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी ये हो सकता है। अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करेंगे तो प्रोग्नोसिस ये डिपेंड करता है हमारे कॉज एंड अमाउंट ऑफ द फ्लूइड प्रेजेंट, यानी जो फ्लूइड है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है और जो फ्लूइड है वो कितने मात्रा में प्रेजेंट है, तो हमारा प्रोग्नोसिस इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट रिकवर कितनी जल्दी होगा या नहीं। वंस अ फ्लूइड इज़ रिमूव्ड पेशेंट इज़ मॉनिटर टू सी अ फ्लूइड बिल्डअप अगेन। इट मीन्स कि अगर फ्लूइड अगर हटाया भी जाता है तो पेशेंट को तब भी मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि हमारा जो फ्लूइड होता है वो अगेन बिल्डअप ना हो। द फ्लूइड में नीड टू बी रिमूव्ड पीरियोडिकली डिपेंडिंग ऑन द कॉजिटिव एजेंट की वजह से अगर बार बार फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है तो ये हमें बार बार रिमूव करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। सो व्हाट इज़ द साइन एंड सिम्टम्स? फर्स्ट वन इज़ द चेस्ट पेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा इन द एरिया। चेस्ट पेन हो सकता है, और ये चेस्ट पेन क्यों होगा? जो इन्फ्लेमेशन प्लूरल एरिया में हुआ है उसकी वजह से चेस्ट पेन काफ़ी होगा। इट मे बी नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। ये कई बार क्या होता है कि ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होता, किन्हीं पेशेंट पे ये एक्सेसिव मात्रा में होता है, और कभी रिमूव हो जाएगा और कभी ठीक हो जाता है दर्द, फिर कभी चालू हो जाता है। नेक्स्ट जो साइन एंड सिम्टम्स होगा वो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, जिसको डिस्निया बोलते हैं। ये किस लिए होगा? जो चेस्ट जो एक्सपेंसन होता है वो चेस्ट एक्सपेंसन कम होने की वजह से डिस्निया की कंडीशंस होंगी। नेक्स्ट हमारा जो ब्रीथ साउंड होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और ऑस्कल्टेशंस में जो प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड है उसको भी ऑस्कल्टेट किया जा सकता है। नेक्स्ट डलनेस हो सकता है, एंड परकशन अगर देखेंगे तो इसमें प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड अफेक्टेड एरिया में भी परकशन से पता चल सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फीवर भी आ सकता है इसमें साइन एंड सिम्टम्स में, एंड इन्फेक्शन विद द एम्फाइसीमा या फिर जो इन्फेक्शंस है उसकी वजह से फीवर भी बॉडी में हो सकता है। पल्स रेट और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, एंड नेक्स्ट जो ब्लड प्रेशर होगा तो ब्लड लॉस की वजह से, जो हीमोथोरैक्स की वजह से ब्लड प्रेशर कई बार डिक्रीज़ भी होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट करेंगे तो हमारा लो ऑक्सीजन सैचुरेशन शो करेगा। ये भी एक प्रकार का साइन एंड सिम्टम्स है जो कि इसमें प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन होते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या करेंगे, और उस डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में यानी उसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा वो क्या होगा। सबसे पहले हम चेस्ट एक्सरे, इसमें प्लूरल इफ्यूजन में चेस्ट एक्सरे कराते हैं।
तो चेस्ट एक्सरे से प्लूरल इफ्यूज़न क्लियर हो जाता है कि प्लूरल इफ्यूज़न है या फिर कोई और कंडीशंस हैं। सीटी स्कैन कराया जा सकता है, इसमें से भी प्लूरल इफ्यूज़न है क्लियर पता चल जाता है। चेस्ट अल्ट्रासाउंड भी करवाया जा सकता है, जिससे कि हम प्लूरल इफ्यूज़न पता किया जा सकता है। नेक्स्ट थोरासेंटेसिस भी कराया जाएगा, जिसमें रिमूवल ऑफ फ्लूइड होता है विथ अ नीडल फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। यानी थोरासेंटेसिस में हम जो प्लूरल स्पेस से जो रिमूव करेंगे फ्लूइड, और ये हम टाइप ऑफ फ्लूइड को चेक करने के लिए ये थोरासेंटेसिस की प्रोसेस भी कराई जा सकती है। तो ये इतनी प्रकार की जांचें थी। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन? फ्लूइड रिमूवल इज़ परफॉर्म्ड आइदर एज अ वन टाइम प्रोसीजर और विथ अ चेस्ट ट्यूब टू कंटिन्यूसली अलाउ टू ड्रेन द फ्लूइड अंटिल द ट्यूब इज़ रिमूव्ड। जो भी प्लूरल इफ्यूज़न हुआ है यानी प्लूरल स्पेस में फ्लूइड हो, सबसे पहले जो हम परफॉर्म करेंगे तो वो एक प्रोसीजर होगा जिसमें से हम फ्लूइड को टेम्परली भी रिमूव कर सकते हैं और चेस्ट ट्यूब से भी कंटिन्यूसली यानी अलाउ करते हैं ड्रेन करने के लिए, जब तक कि ट्यूब को रिमूव नहीं कर लिया जाता। ऑक्सीजन की सप्लीमेंट देंगे, जैसे कि हमारी बॉडी में प्रॉपर जितने भी ऑक्सीजन की डिमांड है ताकि वो पूरी हो सके। थोरासेंटेसिस की प्रोसेस करेंगे फ्लूइड को रिमूव करने के लिए। चेस्ट ट्यूब भी लगाया जा सकता है जब लार्जर अमाउंट में ड्रेन करने हो और कंटिन्यूसली फ्लूइड बन रहा हो तब भी। ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन भी पेशेंट को देंगे। एंटीबायोटिक भी दी जा सकती है एम्फाइसीमा की कंडीशन में, और ये जो एंटीबायोटिक्स होगी कल्चर एंड सेंसिटिविटी पे डिपेंड करेंगी कि किस टाइप का बैक्टीरिया है, उसी के अनुसार एंटीबायोटिक दी जाएंगी। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट वन इज़ इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, या नर्सिंग डायग्नोसिस होगा। रिस्क फॉर इन्फेक्शन, ये सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट एक्यूट पेन, या फिर बहुत दिनों से है तो क्रोनिक पेन भी बनाया जा सकता है ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट हम नर्सिंग इंटरवेंशंस की बारे में बात करेंगे। तो नर्सिंग पर्सनल का क्या क्या ऐसा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी यानी जो प्लूरल इफ्यूज़न के पेशेंट में। सबसे पहला होगा जो हमारा जो ऑक्सीजन का सप्लीमेंट है वो एडमिनिस्टर करना है। देन आफ्टर मॉनिटर द चेंजेस ऑफ द वाइटल साइंस, वाइटल साइंस की को लगातार मॉनिटर करते रहना है, उनके चेंजेस को भी चेक करना है। हैव द पेशेंट परफॉर्मिंग टर्निंग, कफिंग, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज टू एनहांस लंग एक्सपेंसन। थोरासेंटेसिस के प्रोसेस के बाद क्या होगा कि हम कफिंग होगा, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज होगा, एंड जो लंग एक्सपेंसन होगा इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है पेशेंट को बताना होगा। नेक्स्ट जो नर्सिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, मॉनिटर चेस्ट ट्यूब, अगर पेशेंट को चेस्ट ट्यूब लगा हुआ है मॉनिटर करना है, उसके जो ड्रेन का जो भी ड्रेन आउट हो रहा है उससे कलर, अमाउंट एंड चेंजेस ऑफ द ड्रेनेज, इसके बारे में भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। नेक्स्ट इंश्योर द पेटेंसी ऑफ द चेस्ट ट्यूब टू मेक श्योर द ट्यूब इज़ ड्रेनिंग प्रॉपरली, यानी एश्योर करना है कि जो चेस्ट ट्यूब लगी हुई है तो वो किसी भी प्रकार मतलब प्रॉपर तरीके से ड्रेन आउट हो रही है कि नहीं। नेक्स्ट एक्सप्लेन टू द पेशेंट, कुछ चीज़ें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है जैसे कि डिसीज़ प्रोसेस के बारे में, और जो कफिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की क्यों ज़रूरत है इस चीज़ को भी पेशेंट को हमें प्रॉपर तरीके से समझाना है। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। कल जो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उसका एक नया डिसीज़ डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स।